ये कोई 131 दिन उनकी शहादत के बाद आयतुल्लाह ख़ामनेई के उनको तदफीन किया जा रहा है। ये कोई 4 माह का टाइम बनता है। ये आम जनाजा नहीं है, बड़ा हिस्टोरिक जनाजा है, इसके बड़े पैगामात हैं और इस जनाजे की सिग्निफिकेंस एक दो वजूहात की वजह से बहुत बढ़ गई है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे चल के बताता हूँ। 4 महीने 131 दिन के बाद ये फ्यूनरल हो रहा है। कुछ 6 दिन का ये फ्यूनरल है, पूरा एक तकरीबात का सिलसिला है जो तेहरान से लेके इराक़ तक फैला हुआ है, जिसमें करबला, नजफ़, तेहरान, कुम, मशहद ये सब शामिल हैं। ये सिलसिला जो है ये 6 दिन का, ये ईरान की 3 मेजर सिटीज़ के अंदर होगा, जिनमें सबसे पहले तेहरान, जहाँ पर ग़ालिबन 6 जुलाई को 2 दिन के लिए आयतुल्लाह ख़ामनेई का जो मैयत है वो वहाँ ऑडियंस के लिए रख दी जाएगी और ये रखी जाएगी उस जगह पे जिसे तेहरान के अंदर जिसे कहते हैं तेहरान ग्रैंड मौसला। यहाँ पर इसको 2 दिन के लिए लोगों के दीदार के लिए रखा जाएगा। एक्सपेक्टेड बंदे यहाँ पे कितने आएंगे मैं आपको वो भी बताता हूँ। उसके बाद 6 जुलाई को ये तेहरान से रवाना होगी और जो सबसे बड़ा रिलीजियस इंस्टीट्यूट है इनका ईरानियंस का, कुम, ये वहाँ पर लाई जाएगी और 7 जुलाई के बाद इसको 9 जुलाई को मशहद में ले जाया जाएगा, जहाँ की तदफीन होगी। इमाम रज़ा जो हैं, जो वहाँ पे ईरानियंस के और अहले तशय्युह हज़रात के बहुत बड़े इमाम हैं, उनके रोज़े के पास इनकी तदफीन की जाएगी। इस जनाजे की सिग्निफिकेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है कि 1989 जुलाई ग़ालिबन था जब ईरान के जो पहले बड़े रहनुमा थे रेवोल्यूशनरी आयतुल्लाह ख़ोमेनी, उनका जनाजा जो था उसने दुनिया को हिला के रख दिया था। वो दुनिया जो सोचती थी कि 79 के बाद 10 साल के बाद ईरान में इनकलाब की ग्रिप वीक हो गई है, या आयतुल्लाह ख़ोमेनी जो हैं वो इराक़ ईरान की 10-11 साल जंग के बाद उनकी पॉपुलैरिटी ईरान के रिलीजियस रजीम की, इनकलाबी रजीम की कम हो गई है। वो दुनिया हैरान रह गई जब 10 मिलियन से ऊपर लोग जो थे वो आए। आपके सामने विजुअल्स चल रहे हैं। इस जनाजे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए फ्यूनरल्स के और ये जनाजा ये शो कर रहा था कि ईरान जो है उस पर ईरानियन इनकलाब, आयतुल्लाह ख़ोमेनी, इनकी पूरी बालादस्ती, इनकी पूरी हाकमियत, इनकी पूरी इन्फ्लुएंस, इनकी पूरी मोहब्बत जो है वो मौजूद है। वहाँ पर भगदड़ भी हुई, अमवात भी हुई जनाजे के अंदर आयतुल्लाह ख़ोमेनी के, और इस हद तक हुई कि आयतुल्लाह ख़ोमेनी जो थे उनका जो जिस्म था वो भी एक मुकाम के ऊपर इतनी वहाँ पे भगदड़ मची हुई थी और इतने लोग चार्ज हुए हुए थे कि वो कॉफिन जो था उनका वो भी टूट गया था। उसके बाद हेलीकॉप्टर लाया गया, आप विजुअल्स में देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर लाया गया, हेलीकॉप्टर से उनकी मैयत को उठाया गया, जनाजे को पोस्टपोन किया गया 1 दिन के लिए। उसके बाद उसको दोबारा लकड़ी के बजाय स्टील के उसमें लाया गया ताकि आपकी दफ़ा कॉफिन ना टूटे, और उसको फिर दफन किया गया। तो बहुत बड़ा जनाजा था जिसने पूरी दुनिया को, अमेरिका को, इजराइल को दहला के रख दिया। ईरान के रेवोल्यूशनरी रजीम की सिग्निफिकेंस और आयतुल्लाह ख़ोमेनी जिनके मुतालिक वेस्ट में प्रोपेगेंडा होता था कि वो नौजवानों में मकबूल नहीं है या वहाँ पे टेररिस्ट रजीम चल रहा है, उस प्रोपेगेंडे का जवाब, मुँह तोड़ जवाब दिया ईरान ने इस जनाजे के ज़रिए, यहाँ पे लोगों की वो दिखा के। अब ये जो जनाजा है इसकी अहमियत आयतुल्लाह ख़ोमेनी के जनाजे से भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आयतुल्लाह ख़ोमेनी जो थे वो तो एक नेचुरल डेथ से उनकी डेथ हुई थी और नेचुरल कॉजेज़ थे। आयतुल्लाह ख़ामनेई जो है वो ईरान के पहले बहुत बड़े शहीद हैं जिनको इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर एक ज़ईफ़ लीडर को शहीद किया है। तो इस मौके पर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद 40 मिलियन से ऊपर लोग जो हैं वो इस जनाजे में आएंगे, और इस जनाजे के ज़रिए ईरान क्या पैगाम देना चाह रहा है ये भी आज के प्रोग्राम में मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा। इस जनाजे के ज़रिए अपनी कौन सी स्ट्रेंथ ईरान दिखाना चाहेगा, इस पर ही बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों और कौन कौन सी वर्ल्ड की डिप्लोमेसी इसके ऊपर इस वक्त चल रही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यूरोपियन यूनियन जो है उनके जो ममालिक उन्होंने तो इज्तनाब किया जनाजे पे आने से, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जा रहे हैं। रशिया, चाइना, इराक़, लेबनान, सीरिया, ओमान, कतर, वेनेजुएला, इनके डेलीगेशन वहाँ पे जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया था ईरान ने, और इंडिया बड़े गू की कैफियत में था, क्योंकि एक तरफ इंडिया ने 28 फरवरी को जब आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत हुई उस पर इसराइल को मुबारकबाद दी, इसराइल के साथ वो खड़ा हुआ जाके जंग के दौरान।
दूसरी तरफ अब उसको ईरान के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात भी चाहिए, सैंक्शंस उतर गई हैं, उसको ऑयल भी सस्ता चाहिए ईरान से। तो अब मोदी तो नाराज़ नहीं कर सकते थे अमेरिका को और इसराइल को, तो मोदी तो नहीं जा रहे, लेकिन उन्होंने अपना एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जिसमें बिहार के गवर्नर जो है उसको लीड कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। ईरान इंडिया जो है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। वैसे इंडिया के साथ जो ताल्लुकात ईरान के, मैं आपको बताया, तो इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई तो वो आयतुल्ला खमेनी जो थे वो गए थे वहाँ पर उस फ्यूनरल के ऊपर। जब राजीव गांधी की डेथ हुई तो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे रफसंजानी वो गए थे। तो इस वक्त जाना तो उनका बनता था, लेकिन वो अपने इसराइल और अमेरिका के हाथों मजबूर है। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अलबत्ता वहाँ जा रहे हैं। $1 मिलियन क्वेश्चन जो इस फ्यूनरल पे होना है वो ये कि 4 महीने से जो दुनिया के सामने मुज्तबा खामनाई नहीं आए, क्या वो अब आएंगे या नहीं आएंगे? उनका आना कितना सिग्निफिकेंट है मिडल ईस्ट और ईरान के लिए, उनका ना आना जो है वो कितना सिग्निफिकेंट है। इन तमाम मामलात के साथ साथ आपको बता दूं कि आबनाए हुर्मुज़ एक दफ़ा फिर ईरान, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा इशू बनी हुई है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक ने इकट्ठे एक अज़म का इजहार किया है। इन 12 ममालिक में अमेरिका, सऊदी अरेबिया, कतर, अमान, मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक शामिल हैं। इन्होंने कहा आपने हरमज़ में बिला रुकावट तजारत जारी रखने की मुश्तरका कोशिशों पर हम इत्तफाक उन्होंने कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने हरमज़ को रोका गया तो कन्फ्रंटेशन दोबारा भी हो सकती है। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इसराइल ने अमेरिका को $1 के ऊपर 99 साल के लिए लीज़ कर दिया है बैतुल मुक़द्दस के अंदर अमेरिकन परमानेंट सफारत खाना। ये भी बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा, एक तो लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम की मौजूदगी में ये जो फ्यूनरल है ये दुनिया को क्या पैगाम देगा, और बड़ा फ्यूनरल क्या बड़ा पैगाम देगा। और मुश्तबा खामनाई जो है उनका तो सबसे ज़्यादा मौका बनता है इस वक्त आने का। अगर वो आज भी नहीं आते तो उसका क्या मैसेज जाएगा, और आते हैं तो क्या मैसेज जाएगा। तो हमारे साथ आसिफ दुरानी साहब, जावेद चौधरी साहब, अमीन असलान साहब मौजूद। दुरानी साहब, सबसे पहले सर, एक तो ये इतना लेट जो फ्यूनरल हो रहा है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हो रहा है या और इसकी कोई वजह है? कितना सिग्निफिकेंट है ये फ्यूनरल? देखिए, ये तो वो खुद बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया। जो वॉर का पीरियड था वो उसमें उन्होंने जो है तजहीज़ व तकफ़ीन का फैसला मौखर कर दिया था, और नॉर्मली तो विद इन 40 डेज़ में वो तजहीज़ व तकफ़ीन हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा इसको डिले किया गया। वजह वॉर थी। और अब जो है वो जो होगा वो यकीनन एक पॉलिटिकल मैसेज भी जाएगा। मैसिव टर्नओवर का इम्कान है टर्नआउट का। आप समझें कि ईरान में अदरवाइज भी नॉर्मल हालात में 2 से 3 मिलियन लोगों का इकट्ठा हो जाना कोई आम सी बात है। अच्छा। इसलिए अगर ये टारगेट ये है कि ओवर 10 मिलियन या मोर वो लोग आएंगे तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। ये पॉसिबिलिटीज में से है, और ईरानी इस मामले में काफ़ी महारत रखते हैं सारे ईरानी। जी। और सर, मुश्तबा खामनाई का आना कितना इम्पोर्टेंट है ईरान के लिए, या अगर वो नहीं आते तो क्या मैसेज जाएगा? ये भी उनका फैसला होगा। मेरे ख्याल में उनकी हिफाजत के सिलसिले में ये सारा जो सिक्योरिटी जो है वो वहाँ की ईरान की वो फैसला करे। जी। वो इसको फ्लाउट करके आते हैं सब करें, ये देखना है। मैं इस मामले में अभी कुछ नहीं कर सकता। जी। और सर, ये जो इस वक्त अमेरिका का इसराइल के साथ बैतुल मुक़द्दस में मुस्तकिल सफारत खाना कायम करने का माहिदा हुआ है, इसको आप सर किस तरह देखते हैं? मतलब ये पीस के लिए अच्छा साबित होगा अमेरिका वहाँ आ रहा है, या इससे मज़ीद डिस्टर्बेंस होगी? देखिए, ये फैसला तो पहले ही हो चुका था कि अमेरिकन ने अपना जो सिफारतखाना है वो बैतुल मक़दस में शिफ्ट करना है, क्योंकि उसकी उस वक़्त भी जो है काफ़ी मज़म्मत हुई थी मुस्लिम दुनिया की तरफ से। और वहाँ पे आप ये देखेंगे और कोई ममालिक ने, मुल्कों ने अपना सिफारतखाना शिफ्ट नहीं किया। अब देखते हैं, अमेरिका जो है ये इस किस्म के गेम्स करता रहा है कि बहैसियत एक हाइपर पावर के हैसियत से, लेकिन अब उनकी वो जो सूरत हाल है वो कमज़ोर पड़ती जा रही। तो इसलिए अमेरिका को अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल करना चाहिए, और उसमें वो ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुकी है, खासकर मुस्लिम दुनिया में। जी। राइट।
जॉर्ज चॉइस साहब, जिस तरह दुरानी साहब कह रहे हैं कि 2-3 मिलियन लोगों का ईरान में आ जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि शायद 40 मिलियन के करीब लोग जो है वो इस जनाजे में शिरकत करें। इस जनाजे की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है आपके नज़दीक? ईरान क्या मैसेज दे सकता है इससे? अब इसके 3 नुक्ते हैं जो आपके सामने रखता हूँ। एक तो आज कतर के अंदर जो ईरानी वफ़द है उसने कतर को कायल किया है कि जब तक आखिरी रसूमात नहीं होती शहीद अली ख़ामनेई साहब के, उस वक्त तक डायलॉग नहीं होगा। हम वापस आएंगे लेकिन इसके बाद आएंगे। जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान और कतर दोनों सालस भी हैं और दोनों गारंटर भी हैं कि जो आयतुल्ला अली ख़ामनेई शहीद जो हैं उनके जनाजे के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, कोई सबोटाज करने की कोशिश नहीं की जाएगी। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी वहाँ पे जा रहे हैं और कतर के प्राइम मिनिस्टर साहब जो वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे ताकि इंश्योर किया जा सके कि किसी साइड से जनाजे के ऊपर अटैक ना हो सके। दूसरा ये है कि ये इतनी ताख़ीर से जनाजा क्यों हो रहा है, उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये थी कि जब आयतुल्ला अली ख़ामनेई शहीद हुए तो उस वक्त सबका ख्याल ये था कि जब जनाजा होगा तो उसमें सारी क़यादत आएगी, जिसके अंदर इनके मुश्तबा ख़ामनेई साहब भी आएंगे, फिर उसके अंदर इनके स्पीकर कालीबाग साहब भी आएंगे, फिर अब्बास अराग़ची साहब भी आएंगे, फिर मसूद पज़िश्कियान साहब भी आएंगे और उसके साथ साथ जो लारीजानी साहब, अली लारीजान साहब जो शहीद हो गए वो भी होंगे। और इसराइल उस वक्त ये टारगेट करके बैठा हुआ था कि जो ही जनाजे के लिए लोग आएंगे तो इन सब को टारगेट कर दिया जाएगा। तो एक खदशा ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि जनाजे के ऊपर अटैक हो जाए और जो बाकी क़यादत रह गई है वो भी शहीद हो जाए। और दूसरी जो वजह है वो ये थी कि मुश्तबा ख़ामनेई साहब ज़ख्मी थे और सब लोग ये चाहते थे और मुश्तबा ख़ामनेई साहब भी ये चाहते थे कि वो सेहतयाब हो जाएं तो जाके वो अपने वालिद के जनाजे को कंधा दे सकें, और इसलिए भी ये ताख़ीर हुई। अब जब जंग बंद हो गई है और मुश्तबा ख़ामनेई साहब, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, इतलात हैं कि वो अब सेहतयाब हो गए हुए हैं, अब वो अपने वालिद के जनाजे को कंधा दे सकते हैं, तो उसके लिए फिर ये दिन तय किया गया है। अब 2 करोड़ लोगों के लिए अरेंजमेंट किया गया तेहरान के अंदर कि 2 करोड़ लोग इस जनाजे के अंदर शरीक हो गए और इसमें कोई शक नहीं है कि ये आलम इस्लाम का ऐसा ज़बरदस्त किस्म का जनाजा होगा कि पूरी दुनिया जो है ना हैरत से इसको देखेगी। और ईरानियों ने इसीलिए टाइम लिया है कि वो स्ट्रेंथ के साथ, एक बड़ी स्ट्रेंथ के साथ वो दोबारा कतर में जाएं और अमेरिका के सामने बैठेंगे, जनाब हाँ अब बात करें आप हमारे साथ, क्योंकि जब पूरी दुनिया के अहले तशरीह जब इस जनाजे के अंदर शरीक होंगे और दूर दूर तक आपको लोगों का समंदर नज़र आएगा तो फिर ज़ाहिर है एक साबित होगा कि ईरान के अंदर कोई रिफ्ट नहीं है, सब लोग इस रजीम के साथ खड़े हैं। तो ये रजीम जो है एक बड़ी पावर के साथ वहाँ पे जाएगी। अगला सवाल ये है कि क्या मुश्तबा ख़ामनेई साहब जो है सुप्रीम लीडर, क्या वो इस जनाजे में शरीक होंगे? मेरा ख्याल ये है कि मशहद के अंदर जब इनकी तदफीन हो रही होगी तो उस वक्त डेफिनेटली मुश्तबा ख़ामनेई साहब वहाँ पे तशरीफ़ ले जाएंगे और वो फ़र्स्ट अपीयरेंस होगी उनकी इस शहादत के बाद और इस सारे क्यास और कन्फ्यूजन के बाद, और उस वक्त आप देखिएगा कि जो सूरत-ए-हाल ईरान की वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ होगी। तो ये जो एक सिनेरियो मेरे जहन में है। और बाकी आपने एक सवाल ये किया था कि इंडिया के साथ बड़े आइडियल ताल्लुकात थे ईरान के, और जब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई तो उस वक्त ये आयतुल्ला ख़ामनेई साहब गए थे, जनाजे में शरीक हुए थे, और उसके बाद जो ज़ाहिर रफसंजानी साहब जो थे वो उनके साहबजादे राजीव गांधी के जनाजे में गए थे। तो इसकी बैकग्राउंड है, इसकी बैकग्राउंड ये है कि एक वक्त था कि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होते थे ईरान के, बल्कि ये कहा जाता था कि जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदे ने विजिट किया है तो शाह ईरान थे। बल्कि ऐसा कहा जाता था कि शाह ईरान किसी वक्त भी अपना जहाज़ उठाते थे, कभी कराची चले जाते थे, कभी लाहौर आ जाते थे, कभी रावलपिंडी आ जाते थे, और जो पाकिस्तान के लोग थे उनको प्रोटोकॉल दे दे के थक गए थे, यानी इस हद तक उनके यहाँ पे दौरे होते थे। और फिर इस्फहानी फैमिली थे कराची के अंदर, जिसमें एक खातून नहीद उनका नाम था, दूसरी खातून का नाम नुसरत था, और इन दोनों ने इस्फहानी फैमिली ने पाकिस्तान के 2 सियासतदानों के साथ शादी कर ली। नाहीद साहिबा ने शादी कर ली उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे सिकंदर मिर्ज़ा साहब, और जो उनकी दूसरी कज़न थी नुसरत, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ शादी कर ली थी, और इस्फहानी सिस्टर्स जो थी वो यहाँ पे रूल करने लगी। और एक इशू उस वक्त ये पैदा हुआ कि जब सिकंदर मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ एक कू हुआ और अयूब खान साहब ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया और सिकंदर मिर्ज़ा साहब को उनकी बेगम समेत लंदन भिजवा दिया गया। तो वो बाद में सिकंदर मिर्ज़ा साहब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो उन्होंने दरख्वास्त की शाह ईरान से कि मुझे पाकिस्तान के अंदर आखिरी वक्त गुजारने की इजाज़त दे दी जाए और मेरी तदफीन पाकिस्तान में हो जाए। अच्छा। तो अयूब खान साहब ने इजाज़त नहीं दी थी, जिसके ऊपर फिर शाह ईरान सख्त नाराज़ हो गए थे और वहाँ से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब होने शुरू हुए। और बाद में जब फोत हुए सिकंदर मिर्ज़ा साहब तो उस वक्त याह्या खान साहब की गवर्नमेंट थी।
तो याह्या खान से भी रिक्वेस्ट की शाह ईरान ने कि ये तदफीन जो है कराची के अंदर इजाज़त दे दी जाए, तो याह्या खान साहब ने इजाज़त नहीं दी थी, जिसके बाद उनका स्टेट लेवल फ्यूनरल हुआ था तेहरान के अंदर। उन्हें लंदन से उनकी मैयत लाई गई थी सरकारी जहाज़ के ऊपर, और उनका जो जनाजा हुआ तेहरान में हुआ, और वो ऑफिशियल सरकारी स्टेट लेवल का फ्यूनरल था, और उसमें शाह ईरान ने उनको वहाँ पे तदफीन की। और उसके बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब हुए और ईरान ने इंडिया की तरफ अपना तवज्जो की। और आप कंटिन्यूटी देख लें और कंसिस्टेंसी देख लें ईरान के अंदर, कि उसके बाद इंकलाब भी आया, शाह चले गया, लेकिन इसके बावजूद जो ईरानी रजीम है ना, उसने अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ मुसलसल रखे, और पाकिस्तान के साथ उनका एक डिफरेंस रहा, और ये डिफरेंस जो है 2025 तक और ये कायम रहा जब फर्स्ट अटैक। लेकिन जॉय साहब, आपको लगता नहीं कि अब जब इंडियन प्राइम तो मिनिस्टर ने टर्न डाउन कर दिया जाना, ताल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं या नहीं होंगे जनाजे पे? देखिए, ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, उसकी बुनियादी वजह ये कि इंडिया ऑयल का और गैस का दूसरे नंबर का बड़ा ख़रीदार सही है। तो आपने तजारत भी करनी है, तो ईरान ने तजारत करनी है, तो तजारती ताल्लुकात वो अपने रखेंगे, लेकिन वो जो जज्बाती रिलेशन है वो टूट गया हुआ, वो रिश्ता ख़त्म हो गया हुआ है, तो वो तो नहीं बनेगा। लेकिन तजारती ताल्लुकात जो वो ईरान के इंडिया के साथ रहेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान उतनी बड़ी मार्केट नहीं है। पाकिस्तान 11-12 बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट करता है, वहाँ वो 350 बिलियन डॉलर्स का तेल जो इंडिया इंपोर्ट करता है। तो वो ईरान बड़ी मार्केट में जाएगा, छोटी मार्केट में जाएगा। तो हमारे जज्बात अपनी जगह पे, लेकिन मार्केट इकॉनमी जो है वो उसकी जो सोच है वो मुख्तलिफ होती है। तो ईरान के साथ इनके तजारती ताल्लुकात रहेंगे और उसके अंदर मज़ीद इजाफा भी होगा, लेकिन जज्बाती रिलेशन जो है वो कमज़ोर हो गया और कमज़ोर होगा। अब ये जो नरेंद्र मोदी वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे, वो इस वजह से नहीं जा रहे कि वहाँ पे उन्हें ख़तरा है कि लोग सवाल करेंगे, फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे होंगे, फिर जो अरब मुल्क हैं वो वहाँ पे होंगे, तो मोदी जो ना फेस नहीं कर पा रहा है सारी सिचुएशन को, इसलिए वो नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पे बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि ईरान ने एक साइड पे तो ज़ाहिर है उनकी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उनको भी उन्होंने दावत दी थी, लेकिन साथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है और फिर उनके साथ साथ खुर्शीद शाह साहब है, उनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के सफारतकार भी हैं अगर आपको याद हो, और उनको उन्होंने इनवाइट किया है प्रॉपर। तो कांग्रेस को प्रॉपर इनवाइट किया गया, तो वहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट अपने पूरे वफ्द के साथ वहाँ पे जा रहे हैं। तो एक पैरेलल वहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, आप ये समझे पैरेलल इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी वहाँ पे जा रही है, और उनको वो स्टेट ऑनर देंगे, वहाँ पे स्टेट गेस्ट का दर्जा देंगे वहाँ पे। ये जब सैंक्शंस नहीं उठी थी ईरान पे से, तब भी 30% ऑयल ईरान से इंडिया लिया करता, तो सैंक्शन उठ गई हैं। तो बिल्कुल चॉइस साहब सही फरमा रहे हैं कि बहुत स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है। आमिर साहब, इस जनाजे के ज़रिए क्या ये पैगाम ईरान देगा कि जिस रजीम को चेंज करने के लिए अमेरिका इजराइल ने अटैक किया, वो रजीम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी के साथ वहीं पे खड़ा हुआ है और ईरान की सारी पब्लिक उस रजीम के साथ है? देखिए, 2-3 चीजें अब तक सारी सामने आई। एक तो ये कि ईरान बिल्कुल क्लियर हो गया था पहले दिन से ही कि लोग उनके मुखालफिन होने के बावजूद जो इनकलाब के, वो अपने मुल्क के खिलाफ नहीं गए, वो अपने रजीम के साथ खड़े हो गए कि ये डिफरेंसेस बाद में हो जाएंगे तय, और वो कोई सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, इसको वो कोई शहादत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई गम में नहीं बैठे हुए। वो कहते हैं कि ये तो शहादत है, और उसके हिसाब से वो पूरा प्लान कर रहे हैं। और इसराइल को आप बिल्कुल ये ना समझें कि वो किसी भी गारंटी में आएगा, वो कुछ भी कर सकता है, उससे भी कुछ बईद नहीं है। और ये खदशा बहरहाल ईरानी क़यादत को मौजूद है कि वो तो देखें, जितने मर्जी उनके जज्बाती वाबस्तगियां कहीं पे भी हों, इंडिया के साथ जज्बाती वाबस्तगी उनके अवाम की भी थी, उनकी रजीम की भी है। कहानियां सारी छोड़ दें, इंडिया के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, लोकल लेवल पे आम आदमी तक। ये मैंने खुद जाती तौर पे वहां पे विजिट्स में तजर्बे किए। क्या वजह है, क्यों और है? ना, मैं आपको बताता हूं, और ना अब वो हटे हैं। जब हमारे ऊपर हमला हो रहा था, ईरान ने जाके वहां पे मुआहदे किए थे, आपको याद होगा, ईरान के वजीर खारिजा जाके साइन कर रहे थे। अभी भी गए थे, इंडिया भाग गया था छोड़ के चाबहार, और ये गए थे कि आप आके संभाल लें। चाहे आप उनको माशी तौर पे कहें, लेकिन उनके नाम वहां पे बहुत अच्छी टाइज हैं। चाहे वो बीजेपी तो बाद की पार्टी है ना, कांग्रेस तो शुरू से है, उन सब के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको लेके चलते हैं, और वो पाकिस्तान से ज्यादा तरजीही ताल्लुकात हैं। आज पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उसको आप देखें। जब उन्होंने मिसाइल मारा था हमारे ऊपर, हमने जवाब दिया। फिर जब जून में पिछले साल हमला किया था इसराइल और अमेरिका ने,
उसके बाद तशक्कुर की जो करारदाद उनकी पार्लियामेंट ने की थी, वो जज्बाती टर्न था एक ईरानी क़यादत की तरफ से। जी। ये हमारे लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 1-2 रस्मी फ़िक्रों के अलावा नहीं करते थे। बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक़्त, उस जून के बाद जब प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल वहाँ पे सारा वफ़्द हमारा गया था। ये टर्निंग पॉइंट था इस सेंस में कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसा काम ज़रूर किया है, वरना ईरानी क़यादत तो मिलने का टाइम भी फौरन नहीं देती थी, चाहे कितने आप जज्बाती हो जाए। हमने तो वो किरदार अदा किया मुस्लिम उम्मा वाला। अच्छा, इंडिया को ना अरब में भी कोई इश्यू नहीं है, वो सारे वेलकम करते हैं, वो उसके साथ एक बिजनेस पार्टनर के तौर पे चलते हैं। वो लोग हमारी ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे, और चाहे वो कोई हो, जो जो मर्जी निजाम हो, वो मामे फूफी के पुत्र की एससीसीपी से कंपनियां बनाते हैं और हर एक को कहते हैं इनके साथ मुआहदा कर लें। वो नहीं करते, ना अरब, ना सऊदी अरब करता है, ना कुछ। वो मेरिट पे आना चाहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे, जो हमारे ठीक यहाँ मफकूद है। अच्छा, अब आप आ जाए कि वो क्या मुज्तबा खामनाई सामने आएंगे। मेरे हिसाब किताब से जब इसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उन्हें आना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी बन जाएगी कि जी, आप एक तरफ वालिद साहब की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं कि शहादत मोमिन की एक वो शान है ना, कि वो तो हमें कोई खौफ ही नहीं है, तो उनको आना पड़ेगा, चाहे वो तेहरान में आए, चाहे वो मशहद में आए। अब वो पीछे गए तो फिर मसला उनके लिए अपने बनेगा। और ये सेलिब्रेशंस क्यों हो रही हैं? इसी रिजीम को कि जी देखें, हमने जंग जीती है अमेरिका से और हम जीते हैं। और कल देखे ना, $3 अरब की तो बात कर दी ना, अमेरिकन ने भी कर दी कि हाँ जी, 12 अरब में से $3 अरब हम रिलीज करने जा रहे हैं। और बाकी मुज़ाकरात होंगे, तय होगी चीजें। पाकिस्तान, कतर, अमेरिका वहां मौजूद थे, ईरान के लोग मौजूद थे, जिसमें बरह रास्त उनकी नहीं हुई, लेकिन हमारे लोगों के साथ तो हुई ना। $3 अरब इसलिए नहीं रिलीज हो रहे कि जी वो इनको रोटी पानी चाहिए, नहीं, वो कुछ मनवाया गया है। कुछ अमेरिका के ऊपर अपना प्रेशर है कि वो कहाँ कहें। वो बेशक एटम जितना मर्जी सदर ट्रंप बेचते रहे, लेकिन दुनिया तो मान चुकी है कि अमेरिका हारा है जंग। वहां पे परसेप्शन भी खराब हुई है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि इसराइल ने बिल्कुल, दुरानी साहब ने ठीक कहा, बहुत अरसा पहले ये ऑफर की थी। और सलीबियों के हिसाब से अगर आप देख लें, क्रिश्चियंस के हिसाब से देख लें, तो उनकी भी वहां पे बड़ी है कि अमेरिका कह सके। और ये पुरानी बात थी कि जी वहां पे आप अपनी एम्बेसी खोल लें। अब ये जो चीजें हैं, अमेरिका हर तरफ से अपना मुफाद देख रहा है। उनको एक तरफ उन्होंने अपनी कंपनियों में, उनके दोस्तों ने भी और अमेरिकन कंपनीज ने पैसे बहुत बनाए, लेकिन आम आदमी तो वहां पे खराब हुआ। नवंबर भी उनकी नजर में है सदर ट्रंप की कि मिड टर्म में मेरे साथ क्या बननी है। ये जो मर्जी कर लें, एक प्रेशर उनके पास मौजूद है। ठीक है। उनका एक बड़ा काम सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। वो जो बाय बर्थ अमेरिकन, वो कह रहे थे कि जी जो ओवर दूसरे लोग जाएंगे उनको ना राइट दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। यही काम ईरान में है कि उन्हें लोगों को शो करना है कि हम जंग जीते हैं। वहां पे ये नहीं है जिस तरह तालिबान को परवाह नहीं है आम आदमी की, इस तरह ये जो पासदाराना इनकलाब है, इनको इनकलाब से मतलब है, उसके एक्सपोर्ट से मतलब है। उनकी जितनी वो अप्रॉक्सियां थी, पैसे जो आए वो कहाँ गए? ईरान के आम आदमी पे तो नहीं लगे ना, बाइडेन ने जो दिए थे। क्वेश्चन आ रहा है ये बार बार कि ऐसा क्या हुआ है। तो वहां पे भी बस यही है कि जी लोगों को दिखाओ ये कि जी हमने सेलिब्रेशंस किए हैं, ठीक है। इतने लाख, इतने करोड़ लोग आए हैं। एक नया काम जरूर होगा कि जब शहबाज शरीफ वहां होंगे, हमारा और इनका अगला इकोनॉमिक टाई कैसी होगी। क्योंकि हम तो अब बिल्कुल खुलम खुला यहाँ पे, जब अब ईरानी सदर आए थे तो पीएम हाउस में ये बात हुई है कि अब हमें अमली तौर पे दिखाना है। अमली तौर सेलिब्रेशंस बिल्कुल में भी ठीक है हम सर। इसी तरह पे जा रहे हैं कि हमने ये शो करना है कि हम ना खौफजदा हैं। हमारे फील्ड मार्शल भी वहां पे बिल्कुल एन जंग के अंदर वहां कई रात रह के आए, दुनिया को शो कराया। हमारे ऊपर खौफ नहीं है। अब ये फैसला ईरानी क़यादत ने करना है। इंडिया और पाकिस्तान, जैसे हम कहते हैं ना, तालिबान टीटीपी को चुने या पाकिस्तान को, चाहे इकोनॉमिक टाइज हो, लेकिन उनकी अपनी सिक्योरिटी। उन्होंने, आपको पता है ना, खिड़कियों में मिसाइल मारे हैं, बम मारे हैं और बंदे मार दिए। उनको ये नहीं है कि लाख 1 करोड़ मजमा है तो उन्होंने किसको हिट करना है। उन्होंने तो किया है, यही रहा, और मुसाद ने तो कामयाबी हासिल की है। फैसला ईरान को करना है कि वो आगे क्या करेगा। ठीक, सर आपका पॉइंट आ गया। दुरानी साहब, ब्रेक से पहले 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ईरान को लेकर ताल्लुकात के बैलेंस की बात हो रही है, आपको लगता है कि जिस तरह की ईरान के साथ पाकिस्तान ने साथ दिया इस जंग में, या जितनी कमाल सफारतकारी की, तो अब ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात थोड़े ज़्यादा बेहतर होंगे एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियसली थे, अमली जी, तौर पे भी? ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात कभी भी खराब नहीं। जी मैं बात तस्दीक कर दूं, जी। मैं वहाँ सफीर रहा हूँ। उससे पहले मैंने 2 स्टिंट किए हैं विद द गैप ऑफ 18 इयर्स। तो उसमें हमारे, वी हैड द डिफरेंस ऑफ परसेप्शन, लेकिन हमारा कोई डिस्प्यूट ईरान के साथ कभी नहीं था, ना है। तो इसलिए हमें ये ज़रा अपने वो देख लेना चाहिए। मुझे नहीं पता ये किस तरह की ब्रीफ हैं, लेकिन बहरहाल ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात, और वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। और दोनों मुल्क जो हैं वो बायलैटरली के अलावा रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ खड़े रहे।
इंडिया भाग गया था 2008 में, आईएईए की रेजोल्यूशन अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम आई थी। हम पे बावजूद प्रेशर के हमने ईरान को सपोर्ट किया। इसी तरह ईरान इमाम ये अली खामेनाई, जब मैं वहाँ एम्बेसडर था, 3 दफा उन्होंने इंडिया को जो है कंडेम किया है अबाउट एट्रॉसिटीज इन कश्मीर। अच्छा। इंडियन गवर्नमेंट बड़ी जज्बस हुई थी, लेकिन उन्होंने जो कहना था वो कह दिया था। फिर ये कि उनका एक लगाव था, खासकर अली खामेनाई का पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लगाव था, और वो इसका इजहार जो है हमारे जितने भी हाई लेवल विजिट होते थे उसमें करते थे। वो हमेशा अपना उस फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करते थे जो उन्होंने मिड-80s में पाकिस्तान में जब वो तशरीफ़ लाए थे, जो वो प्रेसिडेंट। तो ये है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली उनके जितने भी जो आते रहे हैं, प्रेसिडेंट्स आते रहे हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात, हाँ, डिफरेंसेस इन परसेप्शन रहा है। मसलन हमारा उनके साथ ये होता है कि भाई आप ये प्रॉक्सी गेम क्यों खेलते, ये आपके नुकसान में जाएगा, और वो उनको नुकसान हुआ उसका। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो ये इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया का उसकी कमर्शियल वैल्यू है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। इंडिया जो है उससे तेल खरीदता था, हम नहीं खरीदते। हम इसलिए नहीं खरीदते थे कि हम डेफर्ड पेमेंट पे सऊदीया और यूएई से तेल लेते, और ये ईरान जो है वो कैश पे जो है आपको तेल देने को तैयार। हमारे पास हमने जो गैस का जो है वो एग्रीमेंट किया, लेकिन हम अमेरिकन प्रेशर था, हम उसको पूरा अमल नहीं कर सके। और दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारत रही है, पाकिस्तान उस लिहाज से स्लैकनेस नहीं दिखाई। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो ईरान के फेवर में रहा है। आप पिछले 20 साल का डाटा उठा के देखें, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ईरान के साथ ताल्लुकात रखें। हाँ, वो जो 2024 जनवरी में 16 जनवरी को जी जी, जो वो एक्सचेंज ऑफ मिसाइल मिसाइल एक्सचेंज हुआ जी। था, वो एक अलग चीज़ है। उसका जो है ताल्लुक उसके बलूचिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है उससे है। और उसके बाद आपने देखा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत तेजी दुरानी से। साहब, एक एक चीज़ आप जानना चाहोगे, ये जिस तरह कुलभूषण यादव या रॉ का नेटवर्क हमने पकड़ा और जो ऑपरेट हो रहा था ईरान के एरिया से, तभी तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना इंडिया पाकिस्तान और नहीं, उससे नहीं जी। थी, बिल्कुल नहीं थी वो। ये इंडिया टुक ईरान फॉर ग्रांटेड। कुलभूषण यादव जो है चाबहार में ज्वेलरी के बिजनेस की आड़ में ये अपना चला रहे थे, जिसको हमने अनअर्थ किया। और उसमें भी मेरे ख्याल में अभी मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ठीक। ये उसमें वो इंडिया का और उसके ईरान ने उस पे इंडियंस के साथ बहुत एहतजाज किया। जी। ठीक ठीक। सर, मुश्तबा खामनाई से आपकी कभी मुलाकात हुई है? आप ईरान में काफ़ी जी, अर्से मैं से। मिला हूँ। अच्छा, मैं मिले। मिला हूँ उसको, लेकिन वो हमेशा पस पर्दा रहते थे। अच्छा, आप वो मिले उन्होंने हैं कभी जी। भी डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की, जैसे हमारे यहाँ सियासतदान और उनकी औलादें मैं जो है सर एक ब्रेक के बाद बहुत आपसे जान सारी। लूँ ये, अगर आप इजाज़त दें दुरानी साहब, अगर आप इजाज़त दें तो ब्रेक के बाद ज़रा आपसे तजिया ले लूँगा कि मुश्तबा खामनाई साहब को आप मिले तो आपका क्या तजर्बा रहा उनसे मिलने का, और आप क्या समझते हैं ईरान के लिए और वो पाकिस्तान ताल्लुकात में किस तरह कर सकते हैं। इस पर बात करेंगे जी अपने बाकी पैनलिस्ट से भी, और आपने हुर्मस पे भी जो इस वक्त मामला चल रहा है, और इसराइल में सफारत खाना अमेरिका खुला है। एक ब्रेक के बाद जी। जी, वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। दुरानी साहब, सॉरी आप बता रहे थे मुझे ब्रेक लेनी पड़ गई। मुश्तबा खामनाई साहब से आपकी मुलाकात हुई, ज़रा बताइएगा सर, किस तरह की शख्सियत देखिए, मेरे इस तरह से उनसे बायलट वो उनके ऑफिस में, इमाम खमेनी के ऑफिस में जब गए तो वहाँ पे हुए, लेकिन वो हमेशा पस पर्दा रहे हैं। वो कभी भी सिवाय जो सो कॉल्ड वो तशरीफात जैसे कहते हैं, सैल्यूटेशन हाल अहवाल के बाद, वो उन्होंने कभी भी पब्लिक में आए नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस की तरह नहीं कि उनकी औलादें जो हैं वो अपने बाप से आगे चली जाती हैं। इसलिए वो उनका सिस्टम उन्होंने उसमें रखा था, और वो पीछे हमेशा पस पर्दा रहे हैं। लेकिन वो उनके लिए एक लिंचपिन थे और वो उनके ऑफिस को चलाते थे। जी। और दुरानी साहब, कितने डिफरेंट होंगे अपने वालिद की पॉलिसी से? ज़्यादा हार्ड लाइनर होंगे या मॉडरेट होंगे? आपका क्या तजिया सर? देखिए, ये कहना मुश्किल है। मुश्किल है, ईरान ठीक। के अंदर दो स्ट्रीम्स हैं, एक कंजर्वेटिव्स हैं और एक मॉडरेट्स हैं, और वो अल्टरनेट करते हैं जहां तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे अभी प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान जो है वो मॉडरेट स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं। ठीक है। उससे पहले प्रेसिडेंट रईसी जो थे वो हार्डलाइनर्स समझे जाते थे। ये फारसी में उसको कुंद्रो तुंद्रो कहते हैं। कुंद्रो यानी मॉडरेट्स, और तुंद्रो जो है वो हार्डलाइनर्स। और उससे पहले जो है प्रेसिडेंट रूहानी वो जो है मॉडरेट शुमार होते थे। इस तरह अगर आप पीछे जितने भी चले जाएं तो वो अल्टरनेट करते रहे हैं। और फिर आपने ये भी देखा
कि तमाम प्रेसिडेंट्स ने 8 साल का टेन्योर यानी 4-4 साल के 2 टेन्योर वो पूरे करते हैं। ये एक तरह से उनका मॉडस विवेंडाई है जो उन्होंने अपने सिस्टम में ये इवॉल्व किया हुआ है, और उसमें उन्होंने कोई पार्टी नहीं है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये इस तरह की तकसीम रखी है जिसमें वो एक दूसरे के साथ खुल के डिबेट करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मॉडरेट्स और जो हार्डलाइनर्स हैं, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसलिए वो सिक्के के दो रुख हैं और वो साथ हैं। इसलिए वो आप ये देख सकते हैं कि जो सिस्टम में स्टेबिलिटी है, इमाम खमेनाई की शहादत के बाद आपने देखा कि सिस्टम ने फौरन रिप्लेस कर दिया। तो लिहाजा आप ये कह दें, अमेरिका वो प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह दे कि उन्होंने रिजिम चेंज कर दी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सिस्टम वही है, बेसिस चेंज हो गए, और वो ईरान में जब तक ये सिस्टम जारी है ऐसे ही रहे। तो आपने ये नहीं देखा, चाहे वो मिलिट्री कायदत थी, उसको उन्होंने इजराइल ने मारा या अमेरिका ने मारा या उनका रिप्लेसमेंट जो है वो फौरन हो गया और सीमलेस हुआ। जी ठीक, बिल्कुल ठीक। जावेद चौधरी साहब, इस फ्यूनरल से ईरान जब निकलेगा, जंग से तो निकल आया, जब नॉर्मल डेज शुरू होंगे ईरान के अंदर, तो वहाँ पे क्या रियलाइजेशन होगी कि हम वहाँ की यूथ यही सोच रही होगी कि नहीं हम गलत थे, हमें इसी कंजर्वेटिव रिजीम का साथ देना है क्योंकि इसी ने स्टैंड लिया, इसके साथ हम खड़े हुए तो हमने अमेरिका इजराइल को हरा दिया, या वो जब टाइम अभी थोड़ी देर गुजरेगा और जंग के उससे निकलेंगे बाहर सेलिब्रेशन से, तो यूथ ये रियलाइज़ करेगी कि नहीं जनाब, हमने अपना पाथ चुनना है किसी और तरफ, हमने मॉडर्नाइज होना है, रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ जाना है और हमने कंजर्वेटिज्म से जान छुड़ानी। इस जंग ने क्या मैसेज दिया है, और मुश्तबा खामनाई पे भी आप ज़रूर बताइएगा कि कितने डिफरेंट होंगे वो या कितने सेम होंगे अपने वालिद से। अच्छा, एक तो मुश्तबा खामनाई साहब जो है ना वो सस्पेंस में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब वो एक नॉर्मल इंसान थे और अली खामनाई साहब जो थे, आयतुल्ला अली खामनाई शहीद हयात थे, तो उस वक्त भी ये बैक फुट पे रहते थे, ये कभी मीडिया में नहीं आए, इन्होंने कभी कोई तकरीर नहीं की, इनकी तस्वीरें ना होने के बराबर थी, किसी जगह पब्लिक अपीयरेंस नहीं थी इनकी। तो इनकी पर्सनैलिटी है कि ये थोड़ा सा अपने आप को साइड पे रखते हैं। और उसके बाद जब ये सुप्रीम लीडर बने हैं तो अभी तक इन्होंने सिर्फ 4 बयान इन्होंने जारी किए हैं। इनके जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से भी बयानात ना होने के बराबर हैं, जबकि ये जंग वाली सूरत हाल थी। और अगर एक आदमी हीरो बनना चाहता या फिर पूरा सिस्टम जो है उसको टेक ओवर, आपके ख्याल में क्यों नहीं आया? बयान तो आ सकता था। सूरत हाल थी उसके लिए, कंट्रोल किसी और के पास है। उनकी पर्सनैलिटी जो है ना, उनकी पर्सनैलिटी में सस्पेंस है, वो थोड़ा सा अपने आप को साइड पर रखना चाहते हैं, वो छुप के काम करना चाहते हैं। कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं। लेकिन चौधरी साहब अब तो वो आयतुल्ला के बन गए ना, अब तो छुप नहीं सकते इनकी पर्सनैलिटी। अब तो छुप नहीं सकते, क्या अभी भी छुपे रहेंगे? नहीं, अब देख ले इस जंग के दौरान अगर वो जंग के दौरान अगर वो खामोश रहे हैं, साइड पे रहे हैं और अपने इक़्तिदार को, अपनी पावर को उन्होंने अपने होल्ड में रखा है, उसकी बहुत ज़्यादा नुमाइश नहीं की, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी वो अपने आप को साइड पे रखेंगे। और आपको लगता है कंट्रोल वही कर रहे हैं, वही करेंगे, खुद चलाएंगे और सिक्योर जी कंट्रोल वही कर रहे हैं, क्योंकि ईरान का सिस्टम मुख्तलिफ है, वहाँ पे कंट्रोल जो है ना वो सुप्रीम लीडर के पास ही होता है। दूसरा जो आपका सवाल ये है कि क्या आवाम जो है वो पसंद करेगी कि ये कन्वेंशनल और जो रिलीजियस उनके लीडरशिप है उससे जान छुड़ाई जाए। देखें, आज से 20 साल पहले कंजर्वेटिव, आज से 20 साल पहले ये इशू था और उस वक्त लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम इन पाबंदियों में नहीं रह सकते। और जब उन्होंने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए और वेस्टर्न मीडिया ने इसके ऊपर फिल्में बनानी शुरू कर दी और बहुत प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे मुल्लाज हैं और ये ईरान को बिल्कुल बर्बाद करके रख देंगे और यहाँ पे एक रजीम चेंज होनी चाहिए, तो इन्होंने बहुत बड़ी अक्लमंदी ये की कि इन्होंने अपने सिस्टम को ढीला करना शुरू कर दिया और इतना ज़्यादा लिबरल कर लिया सिस्टम को कि आप जान के हैरान होंगे। मसलन ईरान के अंदर कंसर्ट होते, एक वक्त ऐसा था कि गाने के ऊपर पाबंदी थी, लेकिन उसके बाद आज कंसर्ट होते हैं और कंसर्ट भी इस तरह होते हैं कि इस जंग के दौरान भी तेहरान के अंदर हर चौक के अंदर लोग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रख के बैठे हुए थे और रात तकरीबन 7-8 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक वहाँ पे कंसर्ट होते थे। पूरा तेहरान बाहर आके उसको एंजॉय करता था और उससे पहले भी पूरे स्टेडियम के अंदर कंसर्ट होते हैं। मैं क्योंकि ईरान कई बार जा चुका हूँ तो वहाँ पे म्यूज़िक जो है ना वो बहुत ज़्यादा बजाया जाता है। शजरजान एक उनका बहुत मशहूर एक गुलकार था, उसके गाने पूरे ईरान के अंदर बजते हैं और उसका बेटा जो है वो अब इस वक्त बड़ा पॉपुलर है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो ख़वातीन के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं, सिर्फ मशहद का वो 2 किलोमीटर का इलाका है जहाँ पे इमाम रज़ा का मज़ार है, वहाँ पे आपने अबा पहन के पूरा अपने बुरका पहन के जाना होता है। इसके अलावा जो मशहद है उसके अंदर भी ख़वातीन आम फिर रही हैं। आप कह रहे हैं मॉडर्न हो गया ईरान और आपको
बहुत ज़्यादा मॉडर्न आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ, अब इस्फहान शहर जो है उसके अंदर तो पूरा शहर शाम के वक्त बाहर निकलता है, उनकी पुरानी ट्रेडिशन तो है। चौधरी साहब, ये और जो ख़वातीन नौजवान अपने फिर बच्चों निकले के हुए थे साथ मजीद वैसे आज़ादियों के लिए, वो ये क्या फिर रहे चक्कर था? होते हैं। ये बेसिकली वेस्टर्न प्रोपेगेंडा था। अगर आप ईरान नहीं गए तो आपको यही फील गया हूं, होगा गया हूं। कि जो बड़ी पाबंदियां वहाँ पे, कतन पाबंदियां नहीं है। आप कतन पाबंदियां नहीं, आप यकीन करें मशहद के अंदर पाबंदी नहीं है, इस्फहान के अंदर पाबंदी नहीं है, तेहरान के अंदर पाबंदी नहीं है, शिराज के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। और हर रेस्टोरेंट के अंदर, हर कैफ़े के अंदर ख़वातीन बैठी हुई हैं, और मैक्सिमम ख़वातीन जो हैं ये तो उनके मैंने भी सरों देखा पे है। कोई स्कार्फ नहीं है। और कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, लिहाजा उन्होंने लिबरलाइज कर दिया अपनी इकॉनमी को, अपनी सोसाइटीज़ को, अपने लोगों को, ताकि ये प्रोपेगेंडा ही ना किया जा सके या लोगों को तो मजबूर ही ना चौधरी किया साहब, फिर जा ये तो सके कि सवाल आप ही अपनी नहीं है कि रजीम के खिलाफ खड़े हो। ईरान में कोई तो ये उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। टसल चल रही है कंजर्वेटिव्स और नौजवानों की, तो ये कोई सवाल नहीं, ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा आप ये कह रहे हैं? नहीं, अगर ये चल रही होती तो ये सबसे आइडियल टाइम था इस जंग के दौरान। लोग बाहर निकल आते, लोग बाहर निकलते और अपनी रजीम को उठा के फेंक देते, बल्कि वो सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग हो गया पहले से। ठीक तो ये है। चीज़ साबित करती है कि ईरानी तरह डिफरेंट लोग हैं। आप देखें आलम इस्लाम के अंदर जो पूरा आलम इस्लाम, जब रसूल सल्लम का वसाल हुआ है उसके बाद से आप देख लें, ईरान वाहिद पूरे आलम इस्लाम के अंदर एक मुल्क था जिसने प्रॉपर एक मीडियम बनाया, एक मसलक बनाया इस्लाम के अंदर, और वो बड़ा तगड़ा मसलक है वो। तो इससे आप अंदाज़ा लगाए कि बिल्कुल ठीक। एक ऐसा, ये आज का मसला नहीं, आज का फिनामिना नहीं, ये 1500 साल पुराना फिनामिना है। ये रिलीजियस सोसाइटी है, और रिलीजियस के साथ साथ जो है ये मॉडर्न सोसाइटी भी है। ठीक। तो ये मॉडर्निज्म और रिलीजन दोनों साथ साथ चलते हैं। ये ईरान का कमाल है। इसको कमाल को आप देखें, उन्होंने जो लिबर्टीज़ दी हैं वहाँ पे, जो उन्होंने लोगों को फैसिलिटीज़ दी हुई बिल्कुल ठीक है हैं, सर। कि आज भी जंग के दौरान जो था तेहरान के अंदर, जो उनका सफाई का महकमा था वो प्रॉपर काम करता वाह। था। कोई फूड की शॉर्टेज नहीं हुई पूरे मुल्क के अंदर इस जंग के अंदर, आप वो देख लें। और जो उनका अस्पताल का सिस्टम था वो प्रॉपर इंटैक्ट रहा। तो सिस्टम उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है जिसमें लोग खुशहाल भी हैं, मुतमईन भी हैं। लिहाजा ये प्रोपेगेंडा है कि ईरान के अंदर कोई इंकलाब आ रहा है या इन सब को उठा के फेंक देंगे बिल्कुल लोग। ठीक। लोग बाहर निकले ही नहीं किसी जगह पे भी, आप देख लें। चौधरी साहब, बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया। आमिर साहब, मैं आपकी तवज्जो ज़रा थोड़ा पहले ले जाना चाहता हूँ। आपने जो बात की थी, दुरानी साहब ने बड़ा अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे एक बात बताई, और व्हाट्स योर टेक सर? ये हमारा थोड़ा पर्सपेक्टिव का फ़र्क है, वरना ईरान और हमारे दरमियान कोई इतना मेन प्रॉब्लम कभी नहीं रहा। तो हमें यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अब जबकि सैंक्शंस उठ गई हैं तो पाकिस्तान के ईरान के साथ ऑयल और गैस, इनको लेके अच्छे ताल्लुकात और मामलात होंगे। आमिर साहब, देखें, दुरानी साहब के सिफारती तजर्बे को और चौधरी साहब की सेहत को कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 1997 में ईरानी कैडेट्स को पिंडी में मारा गया और हम उनकी मैयतें लेके गए थे। हमने वो तेहरान भी देखा जब हेलीकॉप्टर पे उस वक्त भी बगावत होती थी, जो डिश एंटीने लगते थे, लाखों रुपए जुर्माने होते थे और ईरानी उसको तोड़ते थे। 2002 में भी मैं गया, मैंने तब भी देखा, और दोनों दफा में एक मैं आपको वाकया बताऊंगा। जब हम मार्केट गए, उन्होंने हमें देखते ही कहा कि इंडियंस, हमने कहा पाकिस्तानी। तो जवाब में कोई अच्छा खुशगवार तजर्बा नहीं था जो आपको इस्तांबुल या अंकारा में मिलेगा पाकिस्तानी होने की बुनियाद पे। ये मैं एक फर्क बता रहा हूँ, जो मैंने कहा था कि इंडियंस के लिए वहां पे बहुत ज्यादा जज्बात आम आदमी के अंदर भी वहां बाकायदा बनाए गए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पाकिस्तान की हुकूमतें मुखालिफ थी, मैंने ये बताया था रवैया क्या है। अब ये जो इनकलाब है या कुछ है वहां पे, सऊदी अरब के बारे में जब हम गए, वहां हमें हमारे एक दोस्त लेके गए, उन्होंने कहा आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाते हैं। हमने कहा क्या मतलब? हम जब गए तो वहां फुटबॉल का क्वालिफाइंग मैच था सऊदी अरब और ईरान का, और वो वही कैफियत थी वहां। शायद वो बोस्तान मार्केट में था, हम तेहरान गए थे, या गुलिस्तान, ये दो मार्केट है जैसे हमारे यहाँ इस्लामाबाद में सुपर और जिना सुपर है, बड़ी लिबरल मार्केट्स है वहां। मैं माहौल नहीं बयान कर रहा, लेकिन वो बहुत ज्यादा खौफनाक एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी, टीवी के अंदर तो हमें पॉइंट जैसे क्या आपका सर? हमारे मैच में नजर आ रहा था। ये नफरतें मौजूद थी, और उस इनकलाब के खिलाफ लोग खुल्लम खुल्ला है। वो जहाजों में और लिबास में आते थे, तेहरान एयरपोर्ट पे निकलते हुए किसी और लिबास में आते थे। मैं दुबई से भी सफर किया है, वहां पे डिफरेंट जगहों से हम गए हैं, हमारा भी कुछ है उसमें। ये नहीं है कि उनको मजबूरी में ये रास्ता देना पड़ा है, कि उनकी नौजवान नस्ल उन पाबंदियों को बिल्कुल नहीं मानती थी और लोगों को मारा भी गया है। ये चीजें आई हैं, इसको टोटल हम ये कह दें कि वेस्टर्न मीडिया झूठ बोलता है तो वो भी ठीक नहीं होगा। वहां से बहुत कुछ ठीक भी गया है, लेकिन बहुत उन्होंने सोसाइटी को मजबूरन छोड़ा है। और बिल्कुल वहां पे एक लड़ाई मौजूद है जो मैंने स्टार्ट की थी। ईरान के ऊपर हमले ने
पूरी कौम को यकजहत कर दिया। उन्होंने अपनी तमाम तकसीम जो उनके अंदर मौजूद थी कि जी इनकलाब हमें तंग कर रहा है, हमें आज़ादी नहीं दे रहा, वो ख़त्म करके बतौर ईरानी वो कौम के तौर पे आए। और ये हम पहले दिन से कह रहे थे कि जब हमला करेंगे वहां कौमी हमीयत जागेगी, एक असबियत है उनकी और उसमें उनकी कौम की प्राइड है। इसी की बुनियाद पे वो नफरत और मोहब्बत के फैसले भी करते हैं। अब देखना ये होगा इस फ्यूनरल के बाद मुज्तबा खामनाई दर्श क्या देते हैं, पब्लिक को मैसेज क्या देते हैं। अब उन्हें ओपनली आना पड़ेगा इस सेंस में। ईरान की मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मुज्तबा खामनाई की सूरत में आए, वो पेज़ेश्कियान की सूरत में बयान आए। उन्होंने अपने स्पीकर का चलता हुआ इंटरव्यू भी तो रोका है ना, वहां पे पाबंदी तो इस हद तक है ना कि वो अगर मर्जी की नहीं है तो आप नहीं बात कर सकते, जबकि वो उनके सबसे बड़े पब्लिक के मैसेंजर थे स्पीकर। तो हमें ये देखना होगा कि इसके बाद चूंकि उन्होंने मगरिब के साथ भी राब्ते करने हैं, तो उनके पास 31 अगस्त तक या 21 अगस्त तक तो बेचने के लिए फ्यूल की पूरी अमेरिकन इजाजत मौजूद है, और वो इसको तवील दोनों करेंगे। जंग नहीं अब होगी मेरे हिसाब किताब में, जो मेरा अंदाजा जिन लोगों से मैंने बात की है, जो इसके अंदर भी मौजूद रहे हैं, इस गुफ्तगू के अंदर जो ठीक है। हो रही थी पाकिस्तान और ईरान जो अमेरिका के दरमियान में, मैंने उनसे भी बात की है। मैं उस बुनियाद पे ये कह रहा हूं कि जंग दोनों नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है। बस ये ठुक ठक लगी रहेगी और मामलात को ये 60 दिन में भी तय नहीं होने और 120 दिन में भी तय नहीं होने, ये चलेंगे यूं ही। पाबंदियां भी कुछ, कभी ईरान हरकत करेगा, कभी अमेरिका जवाब देगा, क्योंकि ईरान के लिए तो एक वो है ना कि उसको एक मिल गया है कि आपने हुर्मुज़ को बंद करके मैं दुनिया को छेड़ सकता हूं, तंग कर सकता हूं। और दुनिया को ये समझ आ गई है कि अगर ये नहीं खुलेगी तो हम सब तंग होंगे। मुतबादिल ज़राए भी सऊदी अरब ने तो शुरू कर दी हैं और दूसरी दुनिया भी कर रही है, लेकिन सबको फायदा तो इसी में है ना कि आपना हुर्मुज़ खुली रहे। ये हमें बहरहाल इस फ्यूनरल के बाद उनकी स्टेट पॉलिसी देखनी होगी। ठीक है दुरानी साहब, अब क्या जंग नहीं होगी और अब चाहे अब नया हरमुज़ का मामला हो, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह सेंटकॉम की क़यादत ने आज बैठ के कुवैत, लेबनान, अमान, कतर, मिस्र, उर्दन के साथ, बहरीन के साथ बात की है कि जनाब इसको तो रुकावट नहीं डालने देंगे, तो अब नया हरमुज़ की वजह से भी जंग अब कभी नहीं होगी आपके ख्याल में सर? देखिए, जंग के सिलसिले में तो जो जिस तरह का मिस्ट्रस्ट लेवल है, कुछ भी हो सकता है। सेंटकॉम ने जो मीटिंग की है, जाहिर है उन्होंने ये करना था। उन्होंने जो अपने एलाइज हैं उनको इत्मीनान दिलाना है कि वो इसको खोल के रखेंगे। मेरे ख्याल में ईरान भी नहीं चाहेगा इसको बंद करना हर इन्हें इंडेफिनेटली, क्योंकि ईरान के भी नुकसान नहीं है। ईरान को अगर ऑलरेडी दुनिया में उसकी जो आइसोलेशन थी वो और बढ़ जाएगी, और डिप्लोमेटिक लेवल पे उसको ये स्टेटस को फिर से बहाल करना होगा जहाँ तक हुर्मुज़ का ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने जब इराक के साथ जंग थी 8 साल की, उसमें भी ये बंद नहीं किया था। तो इसलिए ईरानी मेरे ख्याल में जितना मैं जानता हूँ वो उसको खोल देंगे। लेकिन उन्होंने इस वक्त चूंकि जंग थी तो उसने जंग में इस अपनी जोग्राफी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। बिल्कुल ठीक। वो हर कोई कर सकता है। वो उसके लिए जो है वो आप इंटरनेशनल लॉज रूल्स नहीं हो सकते हैं। अगर अमेरिका फ्लाउट कर सकता है इंटरनेशनल रूल्स को, इसराइल कर सकता है, तो फिर आप ईरान का भी उतना ही हक है कि वो ईरान का तो अपना टेरिटरी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जंग उस तरह से नहीं होगी जिस तरह की जो इस्लामाबाद MOU साइन हुआ है, ठीक है। उसमें खुद उसके पहले शेख किए वो उसको परमानेंटली जंग को बंद करने की बात करता है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए। लेकिन सियासत में कुछ भी मुमकिन है। उसमें इसराइल का जो स्पॉइलर रोल है वो मेरे ख्याल में इस मामले में अपना एक रोल प्ले कर सकता है। लेकिन उम्मीद है कि अमेरिकन, और ख़ासकर जो नवंबर में अमेरिका में जो कांग्रेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप मेरे ख्याल में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। जी राइट। चौधरी साहब, आमिर साहब जो बात कर रहे हैं रवैया ईरानियंस का पाकिस्तान के हवाले से, अब तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रांसफॉर्म होगा आपको लगता है? नंबर 1, और जंग पे भी बता दें कितना चांस है अभी? मेरा ख्याल है जी कि बहुत ज़्यादा रवैये के अंदर फ़र्क आया है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो आउट ऑफ द वे जाके ईरान को सपोर्ट किया है, और ईरान अगर इस वक्त एक बेटर पोजीशन में है तो पाकिस्तान का उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किरदार था। और ये किरदार सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, बल्कि जो मिडल ईस्ट के दूसरे मुल्क हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतरफ़ हैं। जंग जो है इसलिए नहीं हो सकती कि मिडल ईस्ट जो है वो मज़ीद क्यास अफोर्ड नहीं कर सकता,
और मिडल ईस्ट को अमेरिका नाराज़ नहीं कर सकता किसी कीमत में भी, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम अमेरिका का जो है वो मिडल ईस्ट है। तो इस वक्त अगर मिडल ईस्ट अमेरिका से साइड पे हो जाता है तो बहुत बड़े इन्वेस्टर जो है अमेरिका से निकल जाएंगे, जो अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खेल खेला है। उसने अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं किया, उसने बराह रास्त मिडल ईस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू किया। तो मिडल ईस्ट के लोग जो है, मिडल ईस्ट की स्टेट्स जो हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे कुछ जंग हो। रोज़ाना दुबई के अंदर जो नुकसान था $600 मिलियन का नुकसान था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि यूएई की जो पोजीशन है वो अब रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी इकॉनमी रिवाइव नहीं हो रही। बहरीन और कुवैत जो है इस वक्त सफ़र कर रहे हैं बड़ी बुरी तरह। सिर्फ सऊदी अरब जो है उसको रिलीफ मिला है पाकिस्तान की वजह से। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो स्टेट्स हैं, मिडल ईस्ट स्टेट्स जो हैं, वो अफोर्ड कर सकती हैं कि दोबारा कुछ जंग हो, तो वो रेजिस्ट करेंगी। वो एक बफर जोन क्रिएट हो गया हुआ है कि जंग से बच के रहना है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में उनका इलेक्शन है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस एडवेंचर हुआ तो वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकेंगे, बिल्कुल टोटल कोलैप्स कर जाएंगे। ईरान जो है उसकी इकॉनमी उस लेवल तक पहुँच चुकी है कि आगे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता कि जंग होगी, लेकिन ये बात दुरुस्त है राना साहब की कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ज़रूर रहेगा। कभी मिसाइल आ गया, कभी ड्रोन आ गया, कभी इधर से बयान आ गया, कभी उधर से बयान होगा। ये ठोका ठाकी जो पंजाबी में कहते हैं ना, वो चलती रहेगी। बिल्कुल। दुरानी साहब, आपसे मैंने सारे सवाल पूछ लिए। एक सवाल जो मैंने अपने दोनों मौजूद पैनलिस्ट से पूछा लेकिन आपसे नहीं पूछ सका, हालांकि आप भी बहुत रेलिवेंट है इस हवाले से। ये एक प्रोपेगेंडा है कि ईरान के अंदर कंजर्वेटिव और मॉडर्न या कंजर्वेटिव रिलीजियस रिजीम और यूथ की डिवाइड है, या ये प्रोपेगेंडा है सर, या ये है? देखिए, ये एक अलग, इसके लिए आपको प्रोग्राम करना होगा, ये इतना शॉर्ट आंसर इसका नहीं हो सकता। अच्छा जी, मैं ये है, लेकिन वो एक डिवाइड मौजूद है कंजर्वेटिव और मॉडरेट्स की। एक तो ये है कि जो सिस्टम के साथ हैं, एक वो है जो एंटी क्लर्जी। लेकिन दुरानी साहब ये तो पूरी दुनिया में है ना जी, क्या सऊदी अरब में नहीं है, क्या पाकिस्तान में नहीं है, क्या सीरिया में नहीं है, क्या इजिप्ट के अंदर नहीं है, क्या तुर्किया के अंदर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। ईरान को जब आप ईरान को डिस्कस कर रहे हैं तो दुनिया के साथ वो उससे कंपेयर नहीं होगा। ईरान के अंदर 97% लिटरेसी रेट है। ईरान के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ है, ईरान लीडर है एज पर द WHO एस्टिमेट्स। ईरान के अंदर जो है वो बेसिक कैलोरीज लोगों को अब मुयसर हैं, वो फूड और मेडिसिन हाईली सब्सिडाइज्ड है। तमाम इनके सैंक्शंस के बावजूद ईरान का पर कैपिटा आज भी 4,600, 700, 800 इस तरह वेवर करता है डॉलर्स में। हम अभी हम क्लेम कर रहे हैं कि हम $1,900 पे पहुंच गए। तो इसलिए ईरान के पास एक सिक्योरिटी मौजूद है ऑयल की सूरत में, वो करता रहा। चाइना उसका सबसे बड़ा बायर। और होर्मुज में अब मैं एक और ये ऐड कर दूं तो होर्मुज जो है वो ईरान इसलिए भी नहीं बंद करेगा कि 85% जो ईरान का एक्सपोर्ट है इस वक्त, आउट ऑफ 2 मिलियन बैरल्स, वो उसको जाता है, चाइना को जाता है। तो इसलिए ईरान अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। और सर, आपके ख्याल में ये डिवाइड वाली बात फिर किसी वक्त की जाए, आपसे पूछी जाए? जी, वो किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी वक्त था, ये मौका नहीं, ये मौका नहीं। आमिर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें? प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे बड़ी सख्त सिक्योरिटी है। इजराइल तो कोई ऐसी वजह से हरकत नहीं करेगा, हालांकि अमेरिका ने आई थिंक रोका भी उसको। पर आप सवाल दोबारा दोहराएंगे? मैंने कहा बड़ी सख्त सिक्योरिटी में फ्यूनरल होने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी उधर होंगे। और देखें, वो तो फिर पूरी दुनिया के नुमाइंदे आ रहे हैं ना। जी। ये मैंने कहा था कि इसराइल को आप कभी भी ये ना सोचें कि वो इस तरह करेगा। उनसे कुछ भी हरकत मुतवक्का है, क्योंकि नेतन्याहू की भी तो समझे कि रूह बड़े कब्जे में है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जरा, ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका ने इसराइल को $1 दिया है अभी, $1। वो $1 अमेरिका ने इसराइल को क्यों दिया है, ब्रेक के बाद बताता हूँ। आपकी स्क्रीन पे चल रहा है अभी, अमेरिका $1 दे रहा है इसराइल को और उसके इवज़ 99 साला लीज मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसमें बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में अमेरिका अपना नया और मुस्तकिल सफारत खाना तामीर करेगा। ये लग ऐसे रहा है कि ये $1 के अंदर जो है अमेरिका ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को, जिसको 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने इनका दारुखिलाफा, नाजायज़ दारुखिलाफा तस्लीम किया था इसराइल का, ये अब लग ऐसे रहा है कि $1 के अंदर दोनों शेयर करने जा रहे हैं उस कब्ज़े को जो हर लिहाज से इलेजिटिमेट और इंटरनेशनल लॉ से बियॉन्ड है। अमेरिका और इसराइल दोनों इस नाजायज़ कब्ज़े को $1 में शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक तक इजाज़त।